ये हमारा टॉपिक था कल का, टॉपिक भी आपको ऊपर दिख जाएगा। ये प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। किसी वस्तु को हम 3 विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं, प्रेरण, चालन, घर्षण। कल हमने प्रेरण के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट बताया था, पूरी तरह से बताया था कि प्रेरण क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह वर्क करता है, और जो भी कन्फ्यूजन, छोटा मोटा कन्फ्यूजन था वो भी हमारा कल क्लियर हुआ था। हालांकि लेक्चर 19 हमने टेलीग्राम पर भी भेज दिया है। चलिए, हमने कल क्या किया था, एक आवेशित वस्तु के नजदीक एक उदासीन वस्तु को रखा था। तो इस आवेशित वस्तु ने क्या किया, इस उदासीन वस्तु के माइनस को अपनी ओर खींच लिया और प्लस को दूर धक्का दे दिया। इसको हमने कल बोला था ध्रुवन, आवेशों का ध्रुवन हो जाना, पोलराइजेशन हो जाना, यानी आवेश अलग अलग सिरे पर जाकर इकट्ठा हो गया। और फिर किसी विशेष विधि का उपयोग करते हुए हमने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से क्या किया, अर्थ में भेज दिया। और पॉजिटिव चार्ज को अर्थ में भेजेंगे तो इस पर केवल क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये वस्तु आवेशित हो गया। तो इस आवेशन में क्या हमने वस्तु ए से चार्ज को ट्रांसफर किया वस्तु बी पर? नहीं, हमने चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, बस वस्तु बी पर आवेश प्रेरित हो गया। किसको देखकर? ए को देखकर। इसलिए इस विधि को हम प्रेरण विधि कहते हैं। तो प्रेरण विधि में आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा कि प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर, बी उदासीन वस्तु था, इस पर विपरीत आवेश हमेशा उत्पन्न होगा। यदि आवेशित वस्तु पर प्लस है तो इस पर माइनस होगा। यदि इस आवेशित वस्तु पर माइनस है तो उदासीन वस्तु पर प्लस चार्ज इस पर आ गया। ये देखिए प्लस क्यू चार्ज इस पर आ गया। ये दो नोट हमें करना है। उसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है। मान लीजिए हमारे पास ये धातु का कोई पत्थर है, ये डी, और इससे एक इस तरह से पत्थर जुड़ा हुआ है, और इसमें यहाँ पर 2 वायरिंग लगा हुआ है, फ्रिक्शन लेस है, यानी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, और 2 पत्थर को इससे हमने गिरा दिया, पत्थर ए और पत्थर बी, ऐसे लटका हुआ दोनों पत्थर इस तरह से। अब हमने क्या किया, एक वस्तु है हमारे पास, आवेशित वस्तु, ये देखिए वस्तु सी, और इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। हमने जो ही वस्तु सी को डी के नजदीक लाया, हम क्या देखते हैं कि ये बी अपना मुंह ऐसे कर लेता है और ए अपना मुंह ऐसे कर लेता है। जो ही वस्तु सी को हम डी के नजदीक लाते हैं तो ये बी यहां से खिसक कर इधर चला गया और ए यहां से खिसक कर इधर आ गया। ये देखिए सिंपल भाषा में ए और बी फैल गया। सिंपल भाषा में ए और बी दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया होगा, प्रतिकर्षित किया होगा, इसलिए फैल गया दोनों। फिर से हम सी को यहां से हटा लेते हैं, इस आवेशित वस्तु को हटा लेते हैं यहां से। जो ये आवेशित वस्तु को यहां से हटाते हैं, फिर से ये जो ए बी था ये फिर से इसे हो गया, ये देखिए इस तरह से फिर से अपनी पोजीशन में आ गया ए बी। फिर मैं सी को लाता हूं डी के नजदीक, फिर से क्या हुआ, फैल गया। क्या हो रहा है यहाँ, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो सुनिए कैसे एक्सप्लेन करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इसको हमने डी के नजदीक लाया तो इसने क्या किया, डी के माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, और इस प्लस ने डी के प्लस को दूर धक्का दे दिया। ये देखिए यहां धक्का दे दिया। तो ये जो माइनस है ये बॉन्डेड चार्ज हो गया, ये सारे प्लस से क्या है, बंधा हुआ है। लेकिन ये प्लस चार्ज ये बॉन्डेड नहीं है, ये प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है। तो यदि इसको रास्ता मिलेगा तो ये यहां से क्या होगा, भागेगा। और रास्ता हमने दिया हुआ, ये धातु है, मेटल है, ये देखिए इससे होकर ये ऐसे भाग रहा है। इधर रास्ता है, इधर रास्ता है, तो ये पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज चलकर आ गया। देखिए इस पत्थर पर और इस पत्थर पर दोनों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को धक्का दिया और क्या हो गया, फैल गया दोनों। फिर से इसको हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस सारे प्लस को फिर से क्या करेगा, बुला लेगा, सारे प्लस को फिर से बुला लेगा। तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा और ये इस तरह से फिर से पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये घटना हम एक्चुअल में देखते हैं
और इसके लिए हमारे पास 5 फरवरी को एक मशीन आ जाएगा, उस मशीन में मैं दिखा दूंगा, इलेक्ट्रोस्कोप उसको कहते हैं, उसमें ये चीजें हम लोग देख पाएंगे। ये चीजें हो रही है, यानी एक दूसरे को ये पत्थर धक्का दे रहा है, ये इस चीज का प्रमाण है कि इंडक्शन की घटना वास्तव में होती है। ये जो प्रेरण कल आपने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है? प्रेरण। तो इंडक्शन की घटना वास्तव में होती है और वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो इसको याद रखना आपको, कौन सा बल लगेगा यहाँ? विकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए हम लोग नोट लिख लेते हैं, नोट 1 लिखिए। लिखिए ये तो, लिखिए प्रेरण विधि में, प्रेरण विधि में, प्रेरण विधि में, प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण, प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण, प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से, आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता है, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता है, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता है, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता है। दूसरा नोट लिखिए, नोट नंबर 2, लिखिए प्रेरण विधि में, प्रेरण विधि में, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा नोट लिखें। अच्छा, एक और फेमस क्वेश्चन है, कैन अ पार्टिकल बी चार्ज्ड बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन? क्या एक सिंगल पार्टिकल को, एक कण को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित किया जा सकता है? आंसर नो। एक सिंगल पार्टिकल को हम प्रेरण विधि द्वारा आवेशित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिंगल पार्टिकल में, देखिए प्रेरण विधि द्वारा कोई वस्तु तब आवेशित होगा जब उसके प्लस और माइनस अलग अलग करेंगे, ध्रुवित करेंगे, और प्लस और माइनस को ध्रुवित करने के लिए 2 ध्रुव चाहिए, कहने का मतलब साइज चाहिए, उस वस्तु में कुछ क्या होना चाहिए? साइज होना चाहिए। लेकिन एक सिंगल पार्टिकल में कोई साइज नहीं है, उस जिस जगह प्लस होगा उसी जगह माइनस होगा, इसलिए एक सिंगल पार्टिकल को प्रेरण द्वारा हम आवेशित नहीं कर सकते। कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दिया, तो याद रखना है, लिख लीजिए नोट। क्यों नहीं किया जा सकता है सिंगल पार्टिकल को प्रेरण द्वारा चार्ज? इट हैज नो साइज एंड द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम, दोनों का लोकेशन सेम होगा, और हमें लोकेशन चाहिए डिफरेंट, ये पोलराइज करने के लिए, ध्रुवित करने के लिए। लेकिन तो देखिए किसी कण को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, किसी कण को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, किसी कण को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, किसी कण को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, किसी कण को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। चलिए, ये कल का चीज था। फिर से आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये पूछे, क्या एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु पर बल लगा सकता है? हम बोलेंगे हाँ।
परेरण द्वारा आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के नजदीक वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न कर देता है और वो आकर्षण बल लगाना शुरू कर देता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए लिखिए दूसरा, चालन विधि, कंडक्शन मेथड। मेन प्रेरण था हमारा, चालन तो बड़ा सिंपल है। चालन विधि, कंडक्शन मेथड। चालन का मतलब स्पष्ट है, कंडक्शन का मतलब चलना, कंडक्ट चलाना, यानी एक जगह से चार्ज को चलाकर हम दूसरे वस्तु तक ले जाएंगे और दूसरे वस्तु को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। एक इस वस्तु के पास चार्ज है और इस वस्तु के पास चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस उदासीन वस्तु की आवेशित वस्तु के संपर्क में इसे रख देंगे। ये देखिए, संपर्क में रख दीजिए, चार्ज इससे चलकर इस पर आ जाएगा, इससे चलकर इस पर चार्ज आ जाएगा। या फिर हम ये करेंगे, एक तार लाएंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, इससे चार्ज चलकर इस पर आ जाएगा, कुछ चार्ज चलकर आ गया। बड़ा ही नॉर्मल है, बड़ा ही सिंपल है। एक टंकी में 1000 लीटर पानी है, एक टंकी में 10 लीटर पानी या नहीं है, पानी नहीं है। हमें क्या करना है, दूसरे टंकी में पानी लाना है, तो क्या तरीका है, पाइप जोड़ देंगे, तो एक से चार्ज, एक से पानी चलकर दूसरे में, ये चालन हुआ, कंडक्शन हुआ। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट ए है और इसके पास पहले से चार्ज है, कुछ चार्ज है पहले से, और हम मान लेते हैं इसके पास Q1 चार्ज है पहले से, और ये ऑब्जेक्ट बी है और इसके पास Q2 चार्ज है, लेकिन ये कितना है, 0, इसके पास कोई चार्ज नहीं, उदासीन है, इसको हमें चार्ज करना है। तो हमारे पास क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को हमें चालक तार द्वारा जोड़ देना। दिस इज कंडक्टिंग वायर, चालक तार, कंडक्टिंग वायर, हमने चालक तार द्वारा जोड़ दिया। अब ए से कुछ चार्ज उठकर बी पर, यानी ए से कुछ चार्ज चलकर बी पर चला जाएगा, तो बी पर चार्ज आ गया। ये देखें, बी पर पहले Q2 बराबर 0 था, लेकिन अब Q2 डैश, यानी अब इस पर 0 नहीं है, कुछ चार्ज हो गया। ए पर पहले Q1 चार्ज था, अब इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ चार्ज इस पर गया, तो इसका चार्ज चेंज हो गया, इसका चार्ज रह गया Q1 डैश। लेकिन वस्तु बी पर हमें नजर रखना है, वस्तु बी पहले उदासीन था, अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये भी चार्ज करने का एक तरीका है, और इस तरीका को हम क्या कहते हैं, चालन। इस तरीका में क्या हुआ, चार्ज एक वस्तु से चलकर दूसरे वस्तु, आवेशित वस्तु से चलकर उदासीन वस्तु पर गया। प्रेरण में ऐसा नहीं था, प्रेरण में चार्ज आवेशित वस्तु से चलकर उदासीन वस्तु पर नहीं जा रहा था, लेकिन चालन विधि में चार्ज आवेशित वस्तु से चलकर उदासीन वस्तु पर जाएगा। प्रेरण में क्या था, उदासीन वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो रहा था, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, लेकिन चालन में ऐसा नहीं होगा। चालन में आवेशित वस्तु पर प्लस है तो उदासीन वस्तु पर भी प्लस, इस पर माइनस होगा तो इस पर भी माइनस, क्योंकि यहां से चलकर चार्जेस में जाता है। ये चालन विधि है। लिखेंगे, जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में चालक तार द्वारा संयोजित करके आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। देखिए, जब किसी उदासीन वस्तु को, 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 किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के, जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के, किसी आवेशित वस्तु के, किसी आवेशित वस्तु के किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर, 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 या
या चालक तार द्वारा संयोजित करके, या चालक तार द्वारा संयोजित करके, या चालक तार द्वारा संयोजित करके, चालक तार द्वारा संयोजित करके, चालक तार द्वारा संयोजित करके आवेशित किया जाता है, चालक तार द्वारा संयोजित करके आवेशित किया जाता है, चालक तार द्वारा संयोजित करके आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने की इस विधि को, तो आवेशित करने की इस विधि को, तो आवेशित करने की इस विधि को, आवेशित करने की इस विधि को, आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहा जाता है, आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहा जाता है, चालन विधि कहा जाता है। चले आप ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद दो नोट लिखते हैं। इसका जो दो नोट होगा प्रेरण का उल्टा हो जाएगा। पीछे से ये साइज दिखाई दे रहा है या प्रॉब्लम हो रही है? दिख रहा है कंप्लीट? क्योंकि आगे हम लोग इसी साइज में पढ़ेंगे, उस बोर्ड पर सेम साइज दिखेगा, क्योंकि हमें दोनों बोर्ड लेना है आगे जाकर। जब हमारी एक्सपेरिमेंटल चीजें शुरू होगी, अभी तो उतना नहीं आ रहा एक्सपेरिमेंटल चीजें, तीसरा चैप्टर से बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल चीजें शुरू करेंगे तो इधर मैं समझाऊंगा और इधर डायग्राम रहेगा आपको, वो एक्सपेरिमेंट का जो प्रोजेक्ट होगा ना, क्या क्या कैसे कैसे करना है, उसका डायग्राम इस पर आपको नजर आएगा। और आप लोग खुश नसीब हो कि पहली बार आप लोग इस सेशन में आए हो कि हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें मंगा रहे हैं इस बार। आप लोग के लिए 33,000 का एक एक मशीन हम लोग मंगवा रहे हैं। हालांकि मशीन बहुत महंगा महंगा होता है, जितना मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ मैक्सिमम सामान मैं मंगवा रहा हूँ इस बार। जितना भी लॉज है, जितना भी थ्योरीज है, सबको हम लोग फेस टू फेस करके देख लेंगे। जो चीज़ हम बोर्ड पर पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेंगे, उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके। कूलम्स लॉ का भी एक डिवाइस आता है, कूलम्स लॉ जो फोर्स लगता है, लेकिन इसका डिवाइस 1,45,000 का है, एक डिवाइस केवल कूलम्स लॉ को बताने के लिए। और वो डिवाइस मेरा ये पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा जगह ले सकता है, ये वहां से वहां तक। इसलिए वो सब डिवाइस क्लासरूम में लगाने वाली नहीं है, वो अस्थाई कहीं पर प्रयोगशाला है वहां के लिए वो सब डिवाइस है, उसको इधर उधर हम नहीं कर सकते उस डिवाइस को, उस मशीन को। चलिए लिखिए नोट 1, लेकिन उसका थ्योरी मैं बेहतर तरीका से बता दूंगा। लिखिए नोट 1, लिखिए चालन विधि में, चालन विधि में, चालन विधि में, चालन विधि में, चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण, चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण, चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से, चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है। चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होता है। दूसरा लिखिए नोट, लिखिए चालन विधि में, चालन विधि में उदासीन वस्तु पर चालन विधि में उदासीन वस्तु पर
चालन विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत या सेम समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालन विधि में उदासीन वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। 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 चलिए चालन विधि था। अगला हमारा क्या होगा? घर्षण विधि। और इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक हम घर्षण विधि ही करते आ रहे हैं और इसका कंप्लीट नॉलेज आपके पास है। जब दो उदासीन वस्तु को घर्षित करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें एक पर जितना धन आवेश दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश। लिखिए इसको। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर में भी जाकर देख सकते हैं। घर्षण विधि है, लिख दीजिए। फ्रिक्शन मेथड या फ्रिक्शनल मेथड। घर्षण विधि, जो लोग नए हो आप क्लास में जाकर लेक्चर देख लेना, प्रीवियस लेक्चर। टेलीग्राम पर मैं रोज लेक्चर भेज देता हूं। जब तक ऐप डिजाइन नहीं हो रहा है तब तक मैं लेक्चर भेज दिया करूंगा। अभी तक 19 लेक्चर हो चुका है शुरू से लेकर अभी तक। वो सारे लेक्चर आप कवर कीजिए, पीछे का सारा चीज आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जब इसको बताने की जरूरत नहीं, कई दफा मैं बता चुका हूं। जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है, जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है, आपस में घर्षित किया जाता है, आपस में घर्षित किया जाता है तो आपस में घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। वह वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उसे में लिखते चलिए। वह वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, 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 धनावेशित हो जाता है। वह वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है धनावेशित हो जाता है। तथा वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 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 जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तथा वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है ऋण आवेशित हो जाता है। तथा वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित हो जाता है। और घर्षण विधि में हमने पढ़ा था कि दोनों वस्तु पर समान और विपरीत, एक पर 10 तो दूसरे पर भी 10, एक पर प्लस दूसरे पर, देखिए नोट करके लिखिए। घर्षण विधि में नोट में लिखिए,
घर्षण विधि में उदासीन वस्तुओं पर, घर्षण विधि में उदासीन वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति, उदासीन वस्तुओं पर समान, घर्षण विधि में समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। 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 चलिए, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन क्या है, हालांकि इसका आंसर हम पहले कर चुके हैं। जब मैं आवेश संरक्षण पढ़ा रहा था तो वहां पर एक क्वेश्चन लिखाया होगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे तथा समझाए। वो समझाने वाली चीज ये है। सुनिए, यहाँ कहता है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है, तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि परीक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। कहता है जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है, और इसी तरह का अलग अलग वस्तु का जोड़ा लेकर उसको क्या किया जाता है, घर्षित किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, देखा जाता है। तो आप यह स्पष्ट कीजिए कि ये जो परीक्षण है दो वस्तु को घर्षित करके आवेशित करने का, ये आवेश संरक्षण के नियम से कैसे संबंधित है, कैसे ताल्लुक रखता है, आवेश संरक्षण के नियम से ये किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी कहता है दो वस्तु को घर्षित करने पर वो चार्ज हो जाता है और ये आवेश संरक्षण के नियम से कैसे संबंधित है। तो मैं इसको लिखा चुका हूं। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कांच और रेशम को घर्षित करेंगे, किससे इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पर जाएगा, कांच से। कहां से पता चला, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से। सीरीज में कांच ऊपर था, रेशम नीचे था। तो कांच और रेशम को घर्षित करेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर जाएगा। कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर गया तो कांच पर प्लस, रेशम पर माइनस। देखिए पहले दोनों क्या रहा होगा, उदासीन। पहले ये भी उदासीन रहा होगा और ये भी उदासीन रहा होगा। दोनों का नेट चार्ज पहले 0 रहा होगा, लेकिन जब घर्षित करेंगे तो इस पर प्लस, इस पर यदि जितना प्लस आया, 2 कूलम प्लस आया तो इस पर 2 कूलम माइनस आया। अब घर्षण के बाद दोनों का चार्ज जोड़ते हैं, 2 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस, टोटल चार्ज 0। तो घर्षण से पहले भी 0, अभी भी। मैं याद दिला रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं इसको, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है पहले और लिखाया भी है। अभी उस चीज को केवल रिपीट कर लेना है। हमें क्या लिखेंगे, सुनिए। लिखेंगे जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच के छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों वस्तुओं के आवेशों का कुल योग किया जाता है तो यह 0 होता है, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को क्या करता है, दर्शाता है। दोनों का चार्ज 0 होगा, पहले भी क्या था, 0 था, यही आवेश संरक्षण होता है। ये मैं लिखा चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आंसर देखें। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बाकी इस पर हमारा कंसेप्ट अर्ली क्लास में हो चुका है। बड़ा ही सिंपल है। किसी वस्तु पर चार्ज का होना नहीं होना क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स कितना कम है या कितना ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को तो हम बर्बाद नहीं कर सकते। पहले से जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बस हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं तो चार्ज उत्पन्न होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो वही है ब्रह्मांड का जितना पहले से था। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप, इंडक्शन को लेकर, चालन को लेकर, घर्षण को लेकर, या इससे पहले वाले किसी भी टॉपिक से। आप खड़े होकर बोल सकते हो क्वेश्चन को, मैं उसको सुन लूंगा।
क्वेश्चन पीछे से दिख रहा है, वो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिख रहा है? हम लोग सोच रहे हैं एक और मॉनिटर वहां लगाया जाए, उसका एक्सचेंज ले। छः 7 फरवरी तक हम लोग का ऐप डिजाइन हो जाएगा। जो बच्चे बहुत दूर से है, गांव से है, गांव में रहकर ही पढ़ता है, उसको आप ये कोर्स दिलवा सकते हो। वो पर डे उस क्लास को कर सकता है। और सेम ही जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हो, उसी तरह की चीज। बाकी उसको असाइनमेंट वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास में लिखाता हूँ तो कॉपी लेकर क्या कर सकता है, लिख सकता है। हाँ, टेस्ट नहीं दे पाएगा तो टेस्ट की भी मेरे ख्याल से व्यवस्था रहती है, वहां पर वो दे सकता है। चले इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, 4 लाइन 5 लाइन में दे दिया गया और भारी भारी वर्ड यूज कर दिया गया है। एनसीईआरटी यही करता है, बच्चे को डरा देता है, किससे? बड़ा बड़ा वर्ड यूज करके, भारी भरकम वर्ड यूज करके। लेकिन जब उसको आप समझेंगे तो लगेगा इसका कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं। एनसीईआरटी भारी भरकम वर्ड यूज करता है केवल। परिघटना, सामंजस्य। सामंजस्य कहता है किस प्रकार आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, यानी किस प्रकार संबंधित है, ये भी दे दो आप सामंजस्य दे दिया, बच्चा इसमें लटका हुआ है कि क्या पूछ दिया है, कुछ नहीं पूछा है। बस आपको बताना है कि आवेश संरक्षण के नियम से ये जो आप घर्षण करके चार्ज कर रहे हैं, ये कैसे रिलेटेड है। लिखिए, लेकिन जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से, आंसर में, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है ना, उसमें एनसीईआरटी लिख लिया कीजिए, एक याद रहेगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो 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 कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर रेशम के कपड़े में, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर रेशम के कपड़े में, रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाता है, रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाता है, रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा, तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। लेके चलिए, देखिए कांच के छड़ पर जितना धनावेश, कांच या कांच के छड़ पर, कांच के छड़ पर
जितना धन आवेश कांच के छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, कांच के छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, कांच के छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, जितना धनावेश उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश, उतना ही ऋण आवेश, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात 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 दोनों वस्तुओं ब्रैकेट में निकाय लिख लीजिए, दोनों वस्तुओं को एक साथ निकाय सिस्टम बोलेंगे। अर्थात दोनों वस्तुओं इन ब्रैकेट निकाय का कुल आवेश एक पर प्लस एक पर माइनस है, उतना ही है, तो जोड़ेंगे तो 0 होगा। कुल आवेश शून्य रहता है, शून्य ही रहता है, शून्य ही रहता है, शून्य ही रहता है। पहले भी कितना था? शून्य ही था। इसका मतलब आवेश संरक्षित, हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, शून्य ही रहता है। जो आवेश संरक्षण नियम को दर्शाता है, 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 जो आवेश संरक्षण नियम को दर्शाता है। चलिए, आवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यहां से क्या हो गया? आवेश फोर्स लगाएगा किस पर? आवेश पर, या उदासीन वस्तु पर भी? आंसर आवेश पर फोर्स लगाएगा, उदासीन वस्तु पर नहीं लगाएगा। कल आपने देखा था कि उदासीन वस्तु पर नहीं लगा रहा था, चार्ज किस पर लगा रहा था? चार्ज पर, यानी प्लस माइनस पर और प्लस प्लस पर, उदासीन वस्तु पर नहीं लगा रहा था। अलग बात है कि उदासीन वस्तु है वो जिस पर प्लस और माइनस दोनों है, बट चार्ज पर फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है, ये चीजें कूलम्स लॉ में आगे का हमारा टॉपिक होगा।